जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज जय भीम नमो बुद्धाय। दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। आज फिर से एक प्यारा सा विहार हम लेकर आए हैं। ये विहार 477वां विहार है जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, कोरोना के बाद जो ब्रेक लग गया था उसके बाद फिर से ये सफ़र शुरू हुआ है। 475 के बाद ये सफ़र शुरू है। 476वां एपिसोड हमने आपको उल्लासनगर मुंबई का दिखाया था। अभी इसी कड़ी में ठाणे ज़िले के अंतर्गत आने वाले बदलापुर के अंतर्गत आने वाले कात्रप इस गांव में हम हैं और यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा संचालित ये विहार होता है जो कात्रप शाखा का है। क्या क्या खासियत है इस विहार की, किस तरह ये विहार धम्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, किस तरह के संस्कार दे रहा है, ये सब जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र। दर्शकों, सारे उपासक उपासिका बालक बालिकाएं आ चुके हैं। वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। ज्या विहाराचं शूटिंग आपण बघत आहात त्या विहाराची स्थापना म्हणण्यापेक्षा त्या शाखेची स्थापना दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया शाखा कात्रप 3 जानेवारी 2003मध्ये झाली आणि संस्थेची जे ध्येय उद्दिष्ट आहेत त्यातील एक उद्दिष्ट आहे की विहार निर्मिती। याला अनुसरूनच सुरुवातीचे जे फाउंडर मेंबर होते त्यांनी हक्काचं विहार असावं या उद्देशाने
धम्मबांधवांना एकत्रित करून सुरुवातीला बँकेमध्ये खाते उघडलं संस्थेच्या नावे. त्यानंतर सुरुवातीला स्वतःची रक्कम 5,000 रुपये जमा केली आणि त्यानंतर धम्मदान गोळा करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती सुरू झाली. 2006मध्ये शाखेची परिस्थिती अशी निर्माण झाली की आपण स्वतःची हक्काची जागा घेऊ शकतो. आणि मग जून 2006मध्ये ज्या ठिकाणी विहार उभा आहे 4 गुंठे संस्थेच्या मालकीची जागा अधिकृतरित्या खरेदी केली. आता त्यानंतर पुढचा महत्त्वाचा टप्पा होता तो म्हणजे आता जागा खरेदी झालेली आहे, आता बांधकाम. पण यासाठी साधारणतः 2010 हे साल आम्हाला पाहावं लागलं आणि 2010मध्ये विहाराच्या बांधकामाची जी आहे ती सुरुवात झाली. आणि मग 23 जून 2013ला या विहाराचा लोकार्पण सोहळा, मूर्ती प्रतिष्ठापना जो कार्यक्रम आहे तो या ठिकाणी संपन्न झाला. आणि या ठिकाणी महत्त्वाची बाब म्हणजे जागा घेतल्यानंतर भूमिपूजन, बांधकामाची सुरुवात आणि लोकार्पण सोहळा या तिन्ही कार्यक्रमाला बाबासाहेबांच्या सूनबाई, संस्थेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय महाउपासिका मीराताईजी आंबेडकर या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित होत्या. त्यामुळे ज्या घराण्यामुळे आमचा उद्धार झालेला आहे त्या घराण्याच्या एका व्यक्तीच्या हस्ते या सर्व कार्यक्रमाला उपस्थित राहून जो आमचा मान वाढवलेला आहे तो खरंच उल्लेखनीय आहे. त्यानंतर या ठिकाणी जी बाबासाहेबांची मूर्ती आहे त्याची प्रतिष्ठापना बाबासाहेबांचे नातू आणि संस्थेचे वर्तमान कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमरावसाहेब आंबेडकर यांच्या हस्ते या मूर्तीची प्रतिष्ठापना झालेली आहे. हे जे विहार आहे सुरुवातीला फक्त तळमजला होता, पण आज आपण पाहतो ग्राउंड +1 आहे. आणि आवश्यक रक्कम जमा झाल्यानंतर 3रा माळा जो आहे तो देखील आम्ही पूर्ण करणार आहोत. या कात्रप बुद्धविहारामध्ये मी महिला प्रमुख म्हणून काम पाहते. दर दिवशी आपल्याला येणं शक्य होत नाही, परंतु दर रविवारी आपण विहारात आलं पाहिजे. आणि हा मानस मनामध्ये ठेवून कात्रप बुद्धविहार परिसरात जेवढे लोक राहतात, आमचे बौद्ध बांधव, उपासक उपासिका, बालबालिका हे सर्वजण रविवारी आपल्या विहारात उपस्थित असतात. मग नेमकं रविवारी विहारामध्ये उपस्थित राहिल्याच्या नंतर सुरुवात काय होते, तर सुरुवात होते आदर्शांची पूजा, त्याचनंतर वंदनासुत्त पठण, यामध्ये आम्ही संपूर्ण गाथा घेतो. त्यानंतर संविधानाच्या प्रास्ताविकेचं वाचन होतं आणि ते सामूहिकरित्या वाचन होतं. याचनंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची मर्मबेदी 500 भाषणं यांचा एक संग्रह आमच्याकडे आहे. यामधील रोज एक भाषण, दर रविवारी एका भाषणाचं वाचन होतं. बरं, नुसतंच वाचन होत नाही तर त्यावरती चर्चा होते. याचनंतर ज्या संविधानाच्या मार्फत हा देश चालतो, या संविधानाची ओळख म्हणजेच आपल्या संविधानातील कलमं आणि या कलमांची इत्थंभूत माहिती आम्ही विहारामध्ये देत असतो. याचबरोबर शरणोदय होऊन सकाळच्या सत्रातला कार्यक्रम संपतो. परंतु एवढंच होतं का, तर नाही. या विहारामध्ये वर्षावास मालिकासुद्धा होते. या विहारामध्ये 14 एप्रिल महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती होते. त्याचसोबत त्या दिवशी ज्यांचे पुण्यस्मरण आहे, ज्यांच्या जयंती आहे, या सर्व महामानवांची जयंती आणि पुण्यस्मरण आम्ही इथे करत असतो, साजरे करत असतो. कसे करतो, तर आम्ही वंदनासुत्त पठण घेतो, त्या महामानवांची माहिती देतो आणि बालबालिका यांचासुद्धा समावेश यामध्ये असतो. त्याचबरोबर महिलांना सजग करण्यासाठी महिलांची एक टीम आम्ही केलेली आहे, कात्रप महिला. आणि याचमार्फत जेव्हा जेव्हा कार्यक्रम असतात तेव्हा या महिला सक्रियपणे इथे उपस्थित असतात. मी कात्रप शाखेमध्ये संस्कार उपाध्यक्ष आहे. कात्रप शाखा म्हटलं तर एक ज्ञानाचं प्रतीक आहे, धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचं एक केंद्र आहे. जेणेकरून आम्ही दरवर्षाप्रमाणे ह्याही वर्षी वर्षवास मालिका आम्ही चालू करतो, जेणेकरून बौद्ध धर्माचा प्रचार कसा होईल, म्हणजे बौद्ध धर्म नेमकं काय आहे हे यामार्फत आम्ही लोकांना समजवण्याचा प्रयत्न करतो. आता ह्याच ठिकाणी बालश्रामण शिबिर, जे सैनिकी शिबिर, ह्या प्रत्येक आमचं हे शिबिर चालू असतं संस्थेच्या माध्यमातून. आणि ह्याही पुढे जे आपले जे विद्यार्थी आहेत की ज्यांना आज चांगले मार्क आहेत, नेमके ते कुठल्या शाखेत जातात, कुठलं चॅनल हे करू शकतात ते त्यांना माहीत नसतं. पण त्यासाठी आम्ही या ठिकाणी उच्च प्रतीचे जे
तज्ज्ञ असतील, शिक्षक असतील, त्यांना या ठिकाणी बोलून की तुम्ही कुठला मार्ग वापरू शकता, कुठे शिक्षण घेऊ शकता. आणि त्याचबरोबर UPMC जे अधिकारी आहे, उच्च अधिकारीसाठी ज्या काही परीक्षा दिल्या जातात त्याचंही आम्ही या ठिकाणी ह्यापुढे शिबिर घेणार आहोत की जेणेकरून आपले जे विद्यार्थी आहेत त्यांना याचा पुढील आयुष्यासाठी आणि चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण आणि नोकरी मिळवण्यासाठी एक कात्रप शाखा दरवेळेला तयार असते. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी वधूवर सूचक मेळावासुद्धा आहे, स्नेहबंधन या माध्यमातून जे तरुण मुली ज्यांना आज त्यांचं वय वाढत चाललं पण लग्न होत नाही, तर त्या जेणेकरून नवीन संस्कृत अशी मुलं किंवा मुली त्यांना भेटत नाही, हेच आमचं उद्दिष्ट साधून आम्ही या ठिकाणी वधूवर सूचक मंडळ आम्ही तयार केलेलं आहे. दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा शाखा कात्रप बदलापूर तालुका अंबरनाथ जिल्हा ठाणे या शाखेत आम्ही सरचिटणीस आहे. या बुद्धविहार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवनमध्ये संस्कार देण्याचं, माणूस संस्कारित करण्याचं काम केलं जातं. माणूस सद्गुणी सदाचारी कसा घडलायला पाहिजे या संकल्पनेतून इथं त्याच्यावरती संस्कार केले जातात. हे संस्कार केंद्र आहे. या विहारामध्ये जे पुढचे जे उपक्रम आहेत त्यामध्ये भविष्यामध्ये आम्ही MPSCचे वर्ग, मोफत वर्ग घेण्याचे आमचा मानस आहे. त्याचबरोबर इथे येणारे विद्यार्थी त्यांना मोफत सुविधा उपलब्ध करून देणारा अनेक पुस्तकं, त्यांना ज्या विषयाचे ते अभ्यास करत आहेत त्या विषयाचे पुस्तकं उपलब्ध करून देण्याचा आमचा मानस आहे. ही इमारत दुमजली आहे, वरती लायब्ररी आहेच आमची, पण अभ्यासिका असावी असा आमचा मानस आहे आणि त्या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर इथे येणाऱ्या महिला सक्षम असाव्यात असं आम्हाला नेहमी वाटत राहतं आणि त्यांच्यासाठी व्यवसाय मार्गदर्शन जे असतं ते व्यवसाय मार्गदर्शन करून त्यांचं आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी, सबलीकरण करण्यासाठी त्यांना काही प्रयत्न करता येतील का या दिशेने आम्ही विचार करत आहोत. आणि त्या दिशेनं काही करता आलं तर त्यासाठी आम्हाला ह्या सगळ्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आमचा सगळ्यांचा मानस आहे. त्याचबरोबर ज्यावेळेला आम्ही MPSCचे जे वर्ग करून घेणार आहोत त्यासाठी आम्हाला वास्तविक कम्प्युटर किंवा पुस्तकं, त्यांना लागणारे पुस्तकं किंवा त्यांना लागणारे सुविधा, त्यांना लागणारे साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक दाते पुढे यावेत असंही आम्हाला वाटतं. दर्शकों, आप ये जो देख रहे हैं बाबा साहब, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये एक पेंटिंग आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है. जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैंने जो कहा वो ठीक ही है. ये पेंटिंग नहीं है, ये घर पर बनाया गया है. और ये जो आप देख रहे हैं ये कपड़ा है. जी हाँ, ये कपड़ा है पूरा, जिस पर पूरे बाबा साहब को अंकित किया गया. बाबा साहब जैसे हमारे दिलों में है वैसे इस पर पूरे बनाए गए हैं. और आप सोच रहे होंगे कोई बहुत बड़ा कारागिर होगा, कोई फेमस व्यक्ति ने इसे बनाया होगा. फेमस तो नहीं है लेकिन फेमस हो ज़रूर जाएंगे क्योंकि उन्होंने कलाकृति इस तरह की बनाई है. वो जो हैं, आ जाएं आप इधर, आगे आ जाए. बस बस बस. जय भीम. आपका परिचय आप पहले दे दीजिए. विशाखा वसंत लादे. ये आपने जो बनाया है पूरे कपड़े का, ये रजाई है दर्शकों, जिसको मराठी में गुदड़ी बोलते हैं, उस पर ये पूरा बनाया गया है. ये कल्पना आपको कहाँ से आई? एक मनात इच्छा होती की सगळे काय काय बनवतात, तर मला वाटलं आपण पण काहीतरी बनवावं. मग वाटलं आपण गोदडीवर बाबासाहेबांचं चित्र काढावं. अच्छा, इसमें आपको किन किन लोगों ने सहयोग किया है? माझा एक मुलगा आला नाही, तो हा मुलगा आणि ही मुलगी. ये नाम बताइए उनके. सतीश यशवंत लादे, चेतन वसंत लादे, रुपाली वसंत लादे आणि मी. आपने ये पूरा कल्पना आपकी है. दर्शकों देखिए कितनी ज़बरदस्त कल्पना है. आपने आज तक के बाबा साहब के इस तरह का तो देखा होगा, लेकिन वो बाकायदा प्रिंटेड रहते हैं. यह तो कोई पेंटर कलाकृति बनाता है, लेकिन ये कपड़े से पूरा, ये बाकायदा, ये जो आप देख रहे हैं
सचिल जी से मैं गुजारिश करूंगा इसको जूम करके दिखाएं। ये कपड़ा है और कहीं से भी लगता नहीं है कि इसे सिला गया है, बाकायदा ऐसा लगता है कि इसके ऊपर छाप दिए गए हैं। जिस तरह हमारे ज़िंदगी में बाबा साहब की छाप है उसी तरह से पूरा छपा हुआ सा लगता है। कहीं पर भी ऐसी कुछ नहीं है। पूरी फिनिशिंग भी अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ा डिज़ाइनर भी हो तो इतनी बढ़िया फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए कितनी बारीकाई से इसमें काम किया गया है, कितना बारीक काम है। यहाँ पे होठ को बनाया गया, नाक, चश्मा, टाई तक छोड़ी नहीं गई है, कोट भी पहनाया गया है, हर चीज़ पर बारीकी से काम किया गया है। बहुत बढ़िया। आगे भी इसी तरह और कुछ नया करने की है? आगे क्या कर रहे हैं आप? कुछ और इस तरह बना रहे हैं कुछ? इच्छा आहे रमाबाई का, आता त्यांच्या जोडीला रमाबाई पाहिजे ना. इनके साथ के लिए रमाबाई ज़रूरी है। तो अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे दर्शकों तो आपको रमाई बाई भी बताएंगे जो बाबा साहब के साथ में नज़र आएगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ बाकी है। कहीं जाइए मत, बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ। दर्शकों, वक्त है एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वाली बोध कथा। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आज फिर से बोध कथा में। और आज की बोध कथा का नाम है साहस। जी हाँ, ये कहानी है उन दोस्तों की जो पर्वतरोही होते हैं और पर्वत पर चढ़ने के लिए एडवेंचर प्लान करते होते हैं। और इनका प्लान होता है कि अमुक अमुक जगह पर जाकर ये पर्वत पर हमें चढ़ना है। एक दिन डिसाइड होता है और सारे मित्र मिलकर पर्वत चढ़ने के लिए जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है, लोगों का तांता लगा हुआ होता है। और ये कहते हैं कि यार ये तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं बोले, और इसमें मज़ा क्या आएगा, और जो वो पहाड़ी पर चढ़े ही जा रहा है तो इसमें एडवेंचर क्या होगा। तो उन्हीं में से एक मित्र ने कहा कि उसका नाम था नीलेश। नीलेश ने कहा कि यार जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना चढ़कर देख लिया जाए। और वो आसानी से उस पर चढ़ जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और ये थोड़ा एंजॉय करते हैं वहाँ पर। और वहीं से नीलेश को थोड़ी दूरी पर एक और पहाड़ नज़र आता है जो इससे काफ़ी ऊंचा था। तो नीलेश अपने मित्रों से कहता है कि क्यों ना उस पहाड़ी पर चलकर हम देखें, एक एडवेंचर अच्छा रहेगा। तो बाकी जो वहाँ मौजूद लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई वहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, अगर आसान होता तो हम वहाँ नहीं चढ़ जाते। और बाकी दोस्त लोग भी उसे यही कहते हैं कि भाई वहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है, यहाँ पहुँच गए बस ठीक है। लेकिन नीलेश अब ये जिद कर बैठता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। और काफ़ी कोशिश के बाद वो वहाँ पहुँचता है। वहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं जो इसका स्वागत करते हैं नीलेश का, और काफ़ी उसे शाबाशी देते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, यहाँ तक पहुँचे हो। और वहाँ पर जाकर वो उसे एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम वहीं पहुँचना चाहते हैं जहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। क्योंकि नीलेश जब वहाँ पहुँचा तो उन लोगों से उन्होंने यही पूछा था कि आप यहाँ कैसे पहुँचे और बाकी लोग क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि पहले मुश्किल ज़रूर लगा, लेकिन हम कुछ अलग करना चाहते थे। अलग करने की चाह उन्हें उस मुकाम तक पहुँचा दिया जिस मुकाम पर वो लोग नहीं पहुँच पाए जो पहुँचना चाहते थे। दर्शकों, होता ये है कि ज़िंदगी में भी हम इसी तरह साहस नहीं कर पाते हैं। बस वो कर रह जाते हैं कि बस हाँ, बाकी लोग तो ये कर रहे हैं, अपन तो बाकी लोग तो ये भी नहीं कर पाते, हम तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, इसी में खुश हो जाते हैं। हम अपनी क्षमताओं को जानते ही नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं हमें उससे कई ज़्यादा अच्छा करने की, जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आप और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम साहस नहीं कर पाते हैं। हम बाकी लोगों की तरह बस वहीं खुश हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नीलेश की तरह अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं और उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। तो आप भी थोड़ा साहस करें और ज़िंदगी के उन ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें जो आप छू सकते हैं। बस थोड़े साहस की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नई बोध कथा के साथ। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। अगर आपके पास भी इस तरह की बोध कथा, अच्छे सुविचार हैं तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बोध कथा या सुविचार भेजें तो अपना नाम पता लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि हम बता सकें कि इसे आपने हम तक पहुंचाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
दर्शकों, सवाल जवाब के लिए सारे उपासक उपासिकाएं तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा। सचिल जी, आप इनको एक बार दिखा दें पूरा सभी को। आप सब तैयार हैं? क्या बात है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बुलंद आवाज़ है। अब देखना ये है कि ये बुलंद आवाज़ कितने बुलंद जवाब दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, ये विहार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही प्यारी हैं। यहाँ पर ये जो आप उपासक उपासिका देख रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि शूटिंग होती है उस दिन ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शूटिंग है इसलिए कोई ज़्यादा आ गया। यहाँ पर नित्य नियम से हर रविवार को इतनी ही तादाद में उपासक उपासिका आते हैं जो दूर से आते हैं। आज बारिश है, उस वजह से किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन बारिश ज़ोरदार है, उसके बावजूद भी उपस्थिति आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और यही विहार इसी तरह होने चाहिए। और बच्चे आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में, जो हमारे बच्चे विहारों में नज़र नहीं आते हैं लेकिन यहाँ पर आते हैं, इसका मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी धम्ममय होगी और संस्कारों युक्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं सवाल जवाब। हम हमेशा पंचशील ग्रहण करते हैं, तो शुरुआत भी मैं पंचशील से करता हूँ। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, इसका मतलब किसे पता है? आ जाइए, गिने चुने हाथ ऊपर हुए आ जाएं। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। कमल रामा मेढे। बताइए क्या जवाब होता है? अधीन दानावेर म्हणजे आपलं जे असलं तेच आपलं आहे, दुसऱ्याचं घेऊ नये किंवा कोणाची वस्तू आपण घेऊ नये आणि जे आपलं आहे तेच घ्यायला पाहिजे, यानी चोरी नहीं करने से। नाही करना चाहिए। जे आपलं आहे तेच आपलं आहे। इन्होंने बहुत जल्दी हाथ ऊपर किया। इनका जवाब मैं आपको हिंदी में कह देता हूँ कि मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, है ना। जो चीज़ मेरी नहीं है वो मैं नहीं लूँगा, ठीक है, यही कहना है। आपने हाथ ऊपर किया, मुझे बड़ी उम्मीद थी आपसे कि आप सही जवाब देंगी, लेकिन आपने जो जवाब दिया है वो हो गया है गलत। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है, ज़ोरदार तालियां। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, मैं चोरी करने से अलिप्त रहूँगा, इसकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को जो आप पंचशील लेते हैं उसका अर्थ भी उनको बताएं, ताकि हम क्या चीज़ ग्रहण कर रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। ये बहुत बार होता है। ये सवाल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसके जवाब में हाथ बहुत कम ऊपर होते हैं, जबकि सभी के ऊपर होने चाहिए। अगला सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, उस वक्त जब उनका शरीर पूरी तरह से जीर्ण हो चुका था, उस वक्त किसने उन्हें क्या प्राशन के लिए दिया था? आ जाएं, तू भी आ जा भाई, दोनों आ जाओ आप। मैं 1 2 3 बोलूँगा, उसके बाद जवाब देना है आपको, ठीक है। पहले अपना परिचय दो। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम है नील चंद्रकांत अर्चना कांबळे, मैं बदलापुर का रहने वाला हूँ। क्या बात है, पूरा एड्रेस ही बता दिया बंदे ने। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम जीविका जितेंद्र वैभवी कांबळे है, मैं भी बदलापुर में रहती हूँ। क्या जवाब है? 1 2 3। सुजाता ने खीर दान की थी। दोनों ने कहा है कि सुजाता ने खीर दान की थी। पक्का खीरी दी थी? कुछ और तो नहीं था, हलवा वगैरह नहीं, खीरी दी पक्का? सही है क्या? बिल्कुल सही है, तो फिर जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए, इसके लिए हाथ ऊपर बढ़े हुए थे। ये सवाल मैं पिछले विहार में भी कर चुका हूँ। बच्चे थे, मैंने देखना चाहता था कि बच्चे हाथ ऊपर करते हैं क्या, और बच्चों ने हाथ ऊपर किया है। यानी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ और जो मैंने पहले कहा, वो बच्चों ने मेरी इज्जत रख ली कि संस्कार मिल रहे हैं और धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। चलिए, एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां आपने बजानी चाहिए। अगला सवाल बाबा साहब को लेकर है। बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, कौन से वर्ष में दिया गया था? एक ही हाथ ऊपर हुआ अभी, पहले आ जाइए, आ जाइए पहले आप, फिर 2 3 हाथ ऊपर हुए हैं। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय? नामदेव शहाजी लाठे। बोलिए, क्या जवाब है? 1990। 1990? हाँ। 1990 इनका कहना है, और मैं आपको बता दूं कि ये जवाब सही है। सही है? अरे सही है बोला मैंने।
यानी आप सही है बोलने के बाद अगर एक्सप्रेशन गलत देते तो लोग ताली नहीं बजाते। मैंने कहा सही है, बिल्कुल सही है। 1990 में इन्हें ये दिया गया था। मैंने हिंदू कहकर जन्म अवश्य लिया है, लेकिन मैं हिंदू कहकर नहीं मरूंगा। ये सिंह गर्जना बाबा साहब ने कौन से वर्ष में की थी? आ जाइए साहब, आपका परिचय दें। मैं सुभाष गाड़गे। जी बताएं जवाब। 1935 में येवला में। 1935 में येवला में इनका कहना है, और इनका जो कहना है वो सही है, सही है, सही है, सही है। चलिए अंतिम सवाल मैं ले रहा हूं। अंतिम सवाल ये है, बाबा साहब ने एक नेता की जान बचाई थी। बहुत सारे हाथ पहले ही ऊपर हो गए। कौन से नेता की किस वजह से बताई थी? पूरी डिटेल मुझे चाहिए, जो डिटेल दे सकता वही आ जाए यहाँ पे। जय भीम। आपका परिचय दें। भीमराव शेकोजी ब्राह्मणे। जी बताएं क्या जवाब है। बाबा साहब ने महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी। जब गोलमेज परिषद में हमको जो अधिकार मिले, तो उस अधिकारों के वजह से हमको बहुत सारे अधिकार मिलेंगे, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने एरोवाड़ा जेल में उपोषण किया था, आमरण उपोषण था। और इसीलिए अगर ये उपोषण बाबा साहब उनको सम्मति नहीं देते, तोड़ते नहीं उपोषण, तो उनकी जान जा सकती थी। तो इसीलिए बाबा साहब ने उनकी जान बचाई। वहाँ पे वो समझौता हुआ। समझौता था सर? पुणे करार। पुणे करार। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। बाबा साहब ने गांधी जी की जान बचाई। मैं महात्मा नहीं बोलता हूँ उनको, ये मेरा प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गांधी जी की जान हमारे दानशूर बाबा साहब ने बचाई थी, वरना आज वो। खैर चलिए दर्शकों, ऐसे थे हमारे बाबा साहब। अब सवाल जवाब मैं यहीं रोकता हूँ। क्या कहा, एक सवाल और कर लूँ क्या एक सवाल? चलिए एक सवाल, सबकी इच्छा है तो एक सवाल अपन और कर लेते हैं। सादा सा सवाल। क्या करते हैं सवाल? चलिए, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके माता पिता का नाम क्या था? मैं बच्चों को देख रहा हूँ पहले। जय भीम। जय भीम। अपना परिचय दो। मेरा नाम राहुल सूर्यकांत कांबळे है। बताओ क्या जवाब है। तथागत गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम महामाया और शुद्धोधन था। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। थोड़ा घबरा गया था, बराबर बिल्कुल सही। माइक देख के अच्छे घबरा जाते हैं। बिल्कुल सही दिया उसने जवाब। महामाया और महाराजा शुद्धोधन इनका नाम था। चलिए दर्शकों, सवाल जवाब मैं यहीं रोकता हूँ, वक्त आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। उपासक उपासिकाएं हमारे साथ में है, ये आप देख सकते हैं। ये उसी गेम के लिए मेरे साथ मौजूद है जिस गेम का हर रात आप करते बेसब्री से इंतजार, जिस गेम से आपको ढेर सारा प्यार, जो गेम सबको लगता है अपना, जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं सपना, और उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। ये हमारे आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर है। बड़ा ही आसान गेम है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट छूने के लिए कहूँगा। उन्हें खुद का उस बॉडी पार्ट को छूकर दिखा देना है। जो कहते से ही कर देगा वो हमारा विनर कहलाएगा। क्या कहा, ट्रायल ले लो? ओके, पहले ट्रायल ले लेते हैं, पता चलेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ओके रेडी, एक ट्रायल ले लेते हैं। ओके, कान को हाथ लगाइए। ओके, नीचे ले लीजिए। दर्शकों, सबको मैंने कान को हाथ लगाने के लिए कहा और सबने लगाकर दिखा दिया है। इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सभी दिमागी रूप से विकसित है, सामान्य, और हम ऐसी कामना करते कि ऐसे ही रहे। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या होता है।
वही होता है जो होते आया है या आज कुछ नया होता है। तो आइए शुरू करते हैं भीम का आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा जोरदार। सबको पैर पकड़ने के लिए कहा गया था और सभी अपना सर पकड़ा है। हुआ वही है जो आज तक होता आया है। इसीलिए दर्शकों मैं बड़े अभिमान के साथ सीना तान कर कहता हूँ कि मैं हूँ भीम का दीवाना, क्योंकि जब हम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं तब हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये बन गए सब भीम के दीवाने। दर्शकों अब वक्त है बच्चों के साथ गेम खेलने का। ये गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ पे मेरे साथ ये पूरी लाइन है, ये पूरी रेलगाड़ी हमारी ये यहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे ख़त्म होती है। लंबी चौड़ी गाड़ी है। अब गेम का नाम मैं फिर से भूल गया। गेम का नाम क्या है? ओके ओके ओके, मुझे मेरी याददाश्त आ गई है। गेम का नाम है नागपुर। ओके, ये नागपुर कानपुर वो वाला नहीं है, ये नागपुर ये वाला नागपुर है और ये कानपुर ये वाला कानपुर। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं दर्शकों। ये गेम जैसे कि मैंने बताया एकाग्रता बढ़ाने के लिए बड़ा आसान सा गेम है। बस ऐसे रखना है, ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है और यही चीज़ इंस्टेंटली करनी है। अब ये बच्चे कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। नीचे करो, फिर ऐसे करो, नीचे फास्ट फास्ट जल्दी फास्ट क्रॉस क्रॉस दर्शकों इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। फिलहाल वक्त हो गया है फिर से एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। बाबा साहब ने कहा था 100 दिन बकरी बनकर जीने से अच्छा है एक दिन शेर बनकर जिया जाए। तो दर्शकों इसी के साथ फिर ब्रेक के उस पार मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और वक्त हो चला है सबके साथ गाने का, गुनगुनाने का। तो आओ मिलकर गाएं।
दर्शकों, वक्त हो गया है वही सामूहिक शपथ लेने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं और आगे भी लेते आएंगे। शपथ लेने के लिए आप भी मेरी तरह इस तरह हाथ आगे करें और हमारे साथ शपथ लें। मैं जो कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सब बाबा साहब के अनुयायी ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर साथ देंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ न सिर्फ ये शपथ ली होगी बल्कि इसका पालन भी आप कर रहे होंगे, औरों को भी इसके लिए प्रेरित जागृत कर रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अगर आपको लगता है कि आवाज़ इंडिया टीवी इसी तरह धम्म का प्रचार प्रसार करता रहे तो बस आपको ये काम करना है, दो काम करने हैं। पहला, इसे नित्य नियम से देखते रहें, औरों को ये चैनल देखने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा अपने घर परिवार में मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों में होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रकार के प्रसंग का या प्रतिष्ठान का कोई भी एक विज्ञापन कम से कम वर्ष में एक बार तो भी आवाज़ इंडिया टीवी पर ज़रूर दें। इस विहार में भी कई ऐसे उपासक उपासिकाएं हैं जिन्होंने इसे जिम्मेदारी समझते हुए निभाया है और आवाज़ इंडिया टीवी को आगे बढ़ने में अपना सहयोग दिया है। आइए आपको मिलाते उन उपासक उपासिकाओं से जिन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर सहयोग दिया है। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केले, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करताय? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करताय? आवाज इंडिया टीव्हीला मी जाहिरात देऊन माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, आप कब करेंगे? आवाज टीव्ही इंडियाला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलंय, आपणही करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं काम केलं, तुम्ही कधी करणार? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण तुमचं कर्तव्य करा। आवाज इंडिया टीव्हीला मी जाहिरात दिली, आपण देताय ना? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केले, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं आहे, तुम्ही केलं आहे का? तो दर्शकों, ये था प्यारा सा विहार जो भारतीय बौद्ध महासभा शाखा कात्रप द्वारा संचालित किया जाता है। देखा आपने किस तरह से प्यारा सा खूबसूरत सा विहार है। यहाँ पे कितनी तादाद में उपासक उपासिकाएं रेगुलर नित्य नियम से आते हैं।
इसी तरह हर विहार में धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसी तरह हर विहार में संस्कार मिलने चाहिए। विहार होते ही इसलिए हैं और इसीलिए है आपका ये मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़। अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार तो नीचे गए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि अगला विहार आपका अपना ही हो। तो आज के लिए मुझे विक्रम को मुंबई के जो प्रतिनिधि है सत्यशील जी, इनके साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए विहार में, तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।